बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट्स विद फ़खर। डिबेट्स विद फ़खर में आज बात करेंगे। बहुत दिनों से हम एक चीज़ सुन रहे हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है उनके बीच में कोई एक क्लैश चल रहा है। और क्लैश तो मैं इन द सेंस इस तरह नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी चल रही है कि आपस में उनका कोई शायद बपन रावत साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के हवाले से, और फिर उसके ऊपर फिर जो एयर चीफ हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने बात की। असल मामला क्या है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द डिबेट विद फखर। डायरेक्टली मैं जानना चाहूंगा, एज ए पाकिस्तानी कह दो या एज ए लेमैन कह दो, कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मतलब हिंदुस्तान में आपकी फौज में, आपकी फोर्सेस में ये चीज यूज होती है और ये एक सिस्टम है वहां पर। लेकिन बपन रावत साहब की बात कि मतलब वो हमारा एक एयरफोर्स को कहा कि हमारा एक इदारा है, हमारी एक शाख है, एक सपोर्टिव टीम होती है। बहरहाल वो पाकिस्तानी एयरफोर्स हो या हिंदुस्तानी एयरफोर्स हो या यूएस एयरफोर्स हो, लाजमी सी बात है अपने फौज को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती है। लेकिन इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई? क्या मसला क्या था एक्चुअल? फकर साहब, अगर हमें थिएटर कमांड्स के बारे में समझना है, सीखना है जी, उसे उधेड़ बुन कर कर इवैल्यूएट करना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज में लोगों को अपनी सोच थोड़ी ऊंची करनी पड़ेगी। छोटी नजर से देखेंगे तो चीजें छोटी नजर आएंगी। आंखें थोड़ी खोलकर, दिमाग खोलकर हमें अगर इन चीजों को इवैल्यूएट करें तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसका सबसे बड़ा वजह है कि ना तो थिएटर कमांड आपके पास है, ना थिएटर कमांड मेरे पास। जी, हम दोनों के लिए मानना पड़ेगा कि ये चीज नई है। और जब कोई नई चीज आती है, जैसे अगर एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान इतने टाइम से सफर कर रहा है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आ नहीं पाता। जो भी, मतलब मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर समय मार्शल लॉ और रिलेटेड रहा है, तो बहुत समय आएगा, बहुत समय लगेगा कि हम डेमोक्रेसी को समझें, उसको इवेलुएट कर पाए। इसी तरह थिएटर कमांड उन देशों से हमने सीखी है, उन देशों में जिसमें इसकी जरूरत पड़ी है उसे हमने इवेलुएट कर कर देखा है कि अगर कोई भी सुपर पावर या कोई भी ऐसी आर्मी जिसमें सुपर पावर बनने की काबिलियत हो, उसे एक बड़े दर्जे पर जाना पड़ेगा। और ये बड़ा दर्जा है जो हमने यूएस से सीखा, बाकी आर्मी से सीखा, कि यस, थिएटर कमांड होनी चाहिए। और थिएटर कमांड हर एक थिएटर ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से कंपोज करी जानी चाहिए। सबसे पहली बात, थिएटर कमांड क्या है? थिएटर कमांड बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई क्रायोजेनिक इंजन इन्वॉल्व नहीं है। तीनों सर्विसेज, रक्षा की तीनों सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, अगर अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से बांधे, इस्तेमाल करे कि वो उस पर्टिकुलर थिएटर ऑफ ऑपरेशन में कामयाब हो, सो दैट तीनों फोर्सेस अलग अलग के बजाय अपनी उन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को एक थिएटर कमांडर के नीचे डाले और वो उस पर्टिकुलर एरिया में काम करने लायक हो। इसका बड़ा सीधा एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें थिएटर कमांड लेनी चाहिए हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन्स की तरफ, तो उसकी कॉम्पोजिशन, और अगर उसके विरुद्ध अगर हमें सी में, अगर श्रीलंका वाली साइड में अगर हमको थिएटर कमांड चाहिए, तो दोनों की कॉम्पोजिशन में फर्क हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस तरह की फोर्सेस नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न माउंटेनस टेरेन में हमें चाहिए, वो सक्सेसफुल हो जाएगी सी वाले टेरेन, मैरिटाइम। सो जब आप फोर्सेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसे एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहा जाता है।
अगर अच्छा बड़े सर, सीधे शब्दों में बात करें। अच्छा सर, एक चीज और है, जिस तरह RKS भदौरिया साहब से जनरल बिपिन रावत साहब के बयान के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो एयरफोर्स है, जो फिजाइया है, वो एक मुआविन या झेली इदारा, सब्सिडरी के तौर पर काम नहीं करता, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। जंगी हालात जब होते हैं, वॉर सिचुएशन होती है, तो एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्यों, मतलब इस तरीके से मेरे ख्याल में वो बेशक पाकिस्तान का एयर चीफ हो या हिंदुस्तान का या आर्मी चीफ हो, क्योंकि आर्मी चीफ जो होता है, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में, तो आपको खैर बेहतर पता है क्योंकि आप सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी में, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होता है कि ज्यादा पावरफुल एक ओहदा होता है जो आपका आर्मी चीफ होता है बजाय एयर चीफ के साथ। आपने वो जो बोला कि एयरफोर्स के जो चीफ हैं भदौरिया साहब, उन्होंने कुछ कहा। जी जी एक बार इंडिपेंडेंटली मेरी इस नई बात को समझने की कोशिश करिएगा। जी। ऑल डिफेंस फोर्सेस वर्क फॉर होम। सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस सरकार के जी लिए काम करती। दैट मीन्स, बड़ी सीधे शब्दों में, डिफेंस फोर्सेस आर सपोर्टिंग द जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल। अब आप ये कह दें कि नहीं जी मैं तो सपोर्टिंग आर्म हूं या नहीं, ये आपकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। जी इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट किसे करती है? अपने इंडियनाइजेशन को। जी सो अगर इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं जी मैं इंडिया छोड़कर किसी और को सपोर्ट, तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी देश को सपोर्ट करती। देश राइट। सपोर्ट किसको करता है? देश सपोर्ट करता है पब्लिक को, जो पब्लिक चाहती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अगर क्योंकि ये डिस्प्यूट वाली चीज है और बड़ी जल्दी समझ आएगी। अगर जी इंडिया और इंडियन फोर्सेस पीओके को लेती हैं, जी पीओके को ले लेती हैं, तो वो क्यों लेंगी? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट चाहती है। तो इन जी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे विल लॉन्च ऑपरेशन। गवर्नमेंट क्या एग्जैक्टली। करेगी? गवर्नमेंट पीओके लेने के बाद क्या करेगी? बैठी रहेगी? इट विल रिक्वायर द पब्लिक टू गो देयर। तो गवर्नमेंट किसके सपोर्ट में काम कर रही है? पब्लिक के सपोर्ट में काम कर रही है। यस। इंडिया वर्ल्ड ओवर आज पीओके पर अटैक अगर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर जी। रहा है? बिकॉज पूरा वर्ल्ड चाहता है कि लड़ाइयां ना हो, और लड़ाई ना होने के सपोर्ट में पिछले 70 साल से इंडिया ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सो देखिए, जब आप सपोर्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। चीफ ने, सीडीएस ने कभी नहीं कहा कि एयर फोर्स इज अ सपोर्टिंग आर्म ऑब्लिक वेपन। नो, एयर फोर्स वर्ल्ड ओवर इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन। वो अपने आप में स्ट्रेटेजिक टारगेट्स देखता है। लेकिन ओके। क्या इसका मतलब, चाहे पाकिस्तान में भी आप लगाकर देख लीजिएगा, क्या इसका मतलब एयर फोर्स अपनी ग्राउंड मिलिट्री फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है। जरूर करती है। क्लोज सपोर्ट देती है, हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली। सपोर्ट देती है, फ्लॉट वगैरह जो हमने पढ़ी है, फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रुप्स, के उसके यस। आगे आप फ्री हैं, उससे पहले आप अपने वेपन्स को बांध के रखते हैं। एयरफोर्स अटैक नहीं करती है। आपने देखा लोंगोवाला में हमारे को इतनी प्रॉब्लम हुई, रातों रात हम किसी तरह से टैंक बटालियन को रोक पाए, और अगले सवेरे वो जो एयरफोर्स ने आके उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि एयरफोर्स ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, आई थिंक गलत हो जाएगा। एयरफोर्स का काम स्ट्रेटेजिक है, और उस स्ट्रैटेजिक पार्ट में बड़ी जिम्मेदारी से समझने की कोशिश करिए कि उस स्ट्रैटेजिक पार्ट का एक सपोर्टिंग रोल भी है। आप बताइए जी मुझे एक बात, एक मिनट के लिए बात करते हैं। चलिए हम सपोज कर लेते हैं XYZ कोई एक ग्राउंड एयरफोर्स ने अटैक किया और उसको बिल्कुल समतल कर दिया, पूरी फोर्सेस वहां की खत्म कर दी, और वो वापस चली गई। क्या आपने वो जमीन जीत ली? वो जमीन आप जब जीती हुई मानेंगे जब आपकी इंडियन आर्मी की फोर्सेस उसको जाकर फिजिकली ऑक्यूपाई करेंगे। ग्राउंड फोर्सेस। ग्राउंड फोर्सेस प्लस ये ग्राउंड फोर्सेस जब उस ग्राउंड पर लगेंगी, तो जायज बात है जो भी दुश्मन देश होगा वो उस पर अटैक करेगा उसे हटाने के लिए, और एयरफोर्स फिर से आएगी अपनी उस ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए कि भाई आप एग्जैक्टली। आपके सपोर्ट में मैं हूं, आप चिंता मत करिए,
दूसरी तरफ से जो एयरफोर्स आ रही है मैं उसको भी न्यूट्रलाइज करूंगा, दूसरी तरफ से जो टैंक आ रहे हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करूंगा, दूसरी तरफ से जो फौजी ग्राउंड फोर्सेस आ रही हैं एनिमी की, मैं उसे भी न्यूट्रलाइज करूंगा, उसकी गन्स को न्यूट्रलाइज करूंगा, उसकी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करूंगा, उसके एयरफोर्स स्टेशन को न्यूट्रलाइज करूंगा कि आप ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर किसी तरीके का एनिमी का अटैक सक्सेसफुल ना हो। व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स एयर फोर्स इज सपोर्टिंग द ग्राउंड फोर्सेस। देखिए ये जो सपोर्ट वर्ड है इसकी तोड़ वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे लगता है दे आर लिटिल लेस एजुकेटेड। हाउएवर, हैविंग सेड सो, आपको क्या लगता है एक सीडीएस और चीफ के लेवल पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती? उन्हें भी समझ आती है, लेकिन ये डिस्प्यूट कहां से स्टार्ट हुआ ये आप अगर मुझे बता दें तो मैं अभी मान जाऊंगा कि आप सही। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं, 99% लोगों को ये डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ यही नहीं पता जी। मैं आज चैलेंज करता हूं, बताइए आप मुझे ये डिस्प्यूट कहां से स्टार्ट हुआ? पता मैं बताता हूं आपको जी। बिल्कुल, GCTC ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का वेबनेयर चल रहा था। 2:30 से लेकर 3:20 तक सीडीएस ने बोला। 3:30 से आगे 40 मिनट के लिए एयरफोर्स चीफ ने बोला। और वो एंकर जो अनफॉर्चुनेटली आर्मी का नहीं होता है, उसकी जो सोच में आया उसने पहले वाले, क्योंकि वो एंकर दोनों में कॉमन था, और मैं बाय द वे आपको बड़ी फख्र से बोल सकता हूं मैं उस GCTC का एडवाइजरी मेंबर हूं जब वो कन्वीन हुई थी। आज 5 साल हो गए उसको, एंड द बेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड इज मेंबर ऑफ दैट GCTC जिसमें ये बात हुई। उस एंकर ने पहले जो CDS ने बोला, अब उसने सवाल क्या पूछा आप वो देखिएगा। उसने सब, मैं उसमें प्रेजेंट हूं इसलिए बोल पा रहा हूं, उसने सवाल पूछा कि सर CDS ने बोला है कि एयरफोर्स जो है वो ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्टिंग आर्म है। गलत सवाल का गलत सवाल, सॉरी गलत सवाल का गलत जवाब। चीफ ने बोला बिल्कुल नहीं, एयरफोर्स इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन। वेरी सिंपल, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि CDS गलत है। फकर साहब बड़ी इज्जत दीजिए उस मैच्योरिटी को कि अगर वो दोनों लोग खुलकर इस पर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। उनको एक दूसरे की आर्म को, डिफेंस सर्विसेज को, कि CDS ये सोचे कि मैं एयरफोर्स को डाउन कर दूंगा तो शायद मैं अप हो जाऊंगा। CDS इज ऑलरेडी अबव ऑल दैट। He is the chairman of the Chief of Staff Committee for 3 years. वो कभी नहीं चाहेगा, उसके दिमाग में ही नहीं आएगी आज की तारीख में कि मैं एयरफोर्स को नीचा करूं कि नेवी को ऊपर करूं या आर्मी को नीचा करूं, सवाल ही नहीं उठता। एंड above all, see the dynamics, see the transparency, see the openness of the discussion कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं। एक एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ अपना दिमाग बता सकता है कि उसकी क्या सोच है, और जब वो कुछ बोलता है तो आप उसको उसकी पर्सनल सोच मत समझिए। दैट इज व्हाट इज अंडर डिस्कशन। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना अच्छा है। सर एक चीज और आखिरी मतलब इसके बाद वाइंड अप करेंगे। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि राफेल जो हिंदुस्तान ने मंगवाए थे, बल्कि मंगवा मेरे ख्याल अभी शायद पूरे हो गए या अभी रहते हैं कुछ जो फ्रांस से आ रहे हैं आप लोगों के, कहते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा करप्शन का एक स्कैंडल हुआ। मतलब इस तरह की बातें सुनी मैंने। मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि इज इट ट्रू? क्यों करप्शन तो हर जगह है, ये कहीं पे भी हम बात कर लेते हैं तो इस तरह के बड़े जब वो होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी भी थ्रू। तो आया ऐसा तो नहीं है कि उस चीज को करने के लिए मतलब ये सारा एक क्रिएट किया गया हो कि मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हो कि CDS ने ये कहा और जो भदौरिया साहब है उसने ये कहा। हो सकते कोई थर्ड पर्सन इसमें से कोई फायदा उठा रहा हो जिसने पहले भी फायदा उठाया हो। मुझे लगता है मुझे इस स्टेटमेंट को ठीक कर देना चाहिए जी। भदौरिया साहब का राफेल डील से क्या संबंध जी? राफेल डील वाज डिसाइडेड लॉन्ग बैक बिफोर ही बिकेम चीफ। सीधी सीधी बात जी जी। ऑन रिकॉर्ड। यस, अब आपका जो सवाल है अगर हम उसे
बिल्कुल बेखौफ होकर अगर उसे एड्रेस करें, जी। करप्शन वर्ल्ड ओवर आर्म्स सप्लाई सेल परचेज का पार्ट रही। यस। ये एक वो ईवल है जो हर आर्म परचेज के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जुड़ा रहा है। राफेल में हमें एक अच्छी चीज जो नजर आती है, उसमें कुछ गलतियां हो जाए वो मैं नहीं कह रहा अभी, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज ये नजर आती है, इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ, एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, भागीदार है। ओके। सो अगर पहली बात करप्शन एंगल को भी अगर लें तो ये दोनों गवर्नमेंट का मामला आ जाएगा। अगेन इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद चीफ, आई मस्ट टेल यू दैट। नाउ कमिंग टू क्या आपने जो बोला, क्योंकि राफेल की डील उसकी ओरिजिनेटिंग कंट्री में इवेलुएट करी जा रही है करप्शन एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कोई डाउट नहीं। और वैसे बड़ी ओपननेस के साथ मैं कह सकता हूं कि इवन बोफर्स डील में भी ओरिजिनल कंट्री से इवेलुएट होकर निकला कि इससे रिलेटेड शायद कोई करप्शन एंगल है। नाउ कमिंग स्पेसिफिक टू राफेल, एक जिम्मेदार नागरिक होकर मैं एज अ इंडियन ये जरूर कहूंगा, मुझे मेरे देश पर, मेरी जुडिशरी पर, मेरी सरकार पर, मेरी आर्मी पर फक्र है कि अगर हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई करप्शन हुई है तो उसको हमने ट्रांसपेरेंटली इवेलुएट कर बाहर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, राइट। चाहे वो बोफर्स गन हो, चाहे वो राफेल। सो ये बात मैं आपको अगेन, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के क्या मुझे लगता है करप्शन हुई है या नहीं हुई है। वेल आई कैन ओनली टेल यू बड़ी जिम्मेदारी से कि अगर कहीं ना कहीं कोई फायर है तभी धुआं उठा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल्स दिखे होंगे, तभी वो कंट्री अपने यहाँ राफेल से रिलेटेड ओपनली एक इंक्वायरी कर रही है, जुडिशियल इंक्वायरी कर रही है कि यस पता करना चाहिए कहीं सब कुछ ठीक है या नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो लेट अस ब्रिंग इट टू द टेबल, सिंपल। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली इंडिया से ये सीख ले लेनी चाहिए कि अगर आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, अगर है, तो वो जब मानी जाएगी जब आप अपनी आर्मी को, इस तरह के डिफेंस फोर्सेस को इस तरह कटघरे में लाने की काबिलियत रखेंगे। आप अगर सिर्फ ये एक्सक्यूज लगा लें कि जियाउल हक ने भुट्टो साहब को मार दिया, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कर दिया, तो देन दीज आर नॉट गोइंग टू एवर सॉल्व। मैं कहता हूं हमें आपस में ये सीखना चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड दिस इज द डांस ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप एक वो सक्सेसफुल परचेज जो हो चुकी है राफेल, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से चैलेंज होकर क्लोज कर दी गई है, हम आज भी उससे रिलेटेड किसी दूसरी कंट्री में अगर जुडिशरी इसको इवेलुएट कर रही है तो हम वेलकम करते हैं, और अगर किसी भी तरह से इसमें कोई करप्शन एंगल निकलता है, आई एम आर्मी मैन, आई नीड टू बी हैंग्ड। अगर मैं इन्वॉल्व हूं, अगर मेरा चीफ इन्वॉल्व है, ही नीड्स टू बी हैंग्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट एट द सेम टाइम if my political people are there, then they also need to be brought to justice. Exactly. It is no point सिर्फ हम ये ब्लेम कर दें कि राफेल क्योंकि एयरफोर्स उड़ा रहा है तो उससे रिलेटेड सारे किकबैक एयरफोर्स ने लिए, ये गलत बात है। ये गवर्नमेंट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दे रहा है। मैं कहता हूँ बड़े फायर मॉरल्स पे चल रहा है वो कंट्री, भाई उन्होंने तो पैसे कमा लिए ना, उन्होंने तो हमें बेचकर पैसे जो कमाने थे कमा लिए, लेकिन उसकी मॉरल वैल्यूज देखिए कि वो बोल रहा है कि नहीं, हम पैसा करेक्ट तरीके से कमाए होने चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी अगर किसी भी तरह का करप्शन एंगल है तो हमारे यहाँ से बिल्कुल एमिनेट नहीं होना चाहिए। हैट्स ऑफ टू सच कंट्रीज, हैट्स ऑफ टू सच जुडिशरी, हैट्स ऑफ टू दोस कंट्रीज पॉलिटिकल पब्लिक एंड द सिस्टम जो अपने यहाँ बड़ी ट्रांसपेरेंटली
विन विन वाली सिचुएशन को इवेलुएट कर रहे हैं और उसमें Yes. ढूंढ रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमारे हायर गोल्स, हमारे हायर मॉरल वैल्यूज अलग हैं। हम सिर्फ Right. प्रॉफिट नहीं देख रहे, हम इसके अंदर जस्टिस देख रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं, इसके अंदर नॉन करप्ट प्रैक्टिसेस देख रहे हैं। आई थिंक Right. इंडिया एंड दैट कंट्री नीड्स टू बी गिवन अ सैल्यूट फॉर देयर ट्रांसपेरेंसी, फॉर डेमोक्रेटिक अनकरप्ट प्रोसीजर्स। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, आपने बात की कि वही मुल्क तरक्की करते हैं जो अपनी डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं और सवाल करते हैं, और उस सवाल को बुरा नहीं माना जाता। हालांकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जब 5-6 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर हमारे चीफ साहब ने ये बात कही थी कि आप हमारे इदारे के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, इसके अलावा जो मर्जी आप कह दें हम उसके लिए तैयार हैं। तो जब उसके ऊपर मैं सवाल नहीं कर सकता, बहुत सारा एक पाकिस्तान का हिस्सा उसमें जाता है, बहुत सारे टैक्स पेयर की मनी जाती है उसमें, तो अगर मैं उस पर सवाल नहीं कर सकता तो बाकी क्या होगा? बाकी तो जो है वो चल रहा है, जैसे चल रहा है वो भी उसी तरह चलेगा जिस तरह आपका सिस्टम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। टेक केयर।